नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम एमपीजीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिटी से रिलेटेड जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और हाई कोर्ट यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हमने पिछले 2 वीडियोस में कर ली है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्नों का क्या रुझान है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अपनी एमपी सेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मेहरा क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या प्ले स्टोर से मेहरा क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेहरा क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कई सारी फैसिलिटीज़ जैसे टेस्ट सीरीज है 24/7, डाउट सपोर्ट है ना, बेहतर कंटेंट है, एमसीक्यूज़ है, थ्योरेटिकल पोर्शन, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्नों को। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है और उसको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। इसका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होता है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 243 के में दे रखा है, 243 के। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ दिलाने का काम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न 243 के में है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो पहला गलत है और दूसरा तीसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष होता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि अधिकतम कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा होगा 6 वर्ष। हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उसने विषयों को मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। केंद्र सूची, जिसमें वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। दूसरे आती है राज्य सूची, जिसमें कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। और अगली आती है समवर्ती सूची, यानी कि वो सूची जिस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। ठीक है, तो जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है और यह संविधान के भाग 9 में है, अनुसूची नंबर 11। इसमें टोटल 29 विषय हैं जिनको पंचायती राज में शामिल किया गया है। ठीक है, जिनको भाग 9 में शामिल किया गया है। और इसका संवैधानिक प्रावधान जो है वो आर्टिकल 243 में 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जाता है पंचायतों का। और उसके बाद 243 पी से स्टार्ट होता है, तो जेड डी या जेड ई तक जाता है आपका नगर पालिकाओं का। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? तो नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश में किस शहर से प्रारंभ हुआ था? हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और चौथा है रीवा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो जबलपुर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था नगरीय प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? यहाँ पे आपको सूची दे रखी है। ये है मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त की सूची। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त नहीं रहा है? तो गोपाल शरण शुक्ल, आर परशुराम, अजीत रायजादा, अश्विनी वैष्णव। इसमें से जो अश्विनी वैष्णव नहीं है, ये अश्विनी वैश्य हैं। ठीक है, अश्विनी वैश्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपको मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अभी तक जो आयुक्त रहे हैं, पहले आयुक्त थे एन बी लोहानी, दूसरे थे गोपाल शरण शुक्ल, तीसरे थे आदित्य विजय सिंह, और उसके बाद थे अजीत रायजादा, उसके बाद हैं आर परशुराम और उसके बाद हैं बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, जो अभी भी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं।
इनका कार्यकाल 2019 से लेकर के 2025 तक का रहा होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कार्यकाल कितना होता है, अधिकतम 6 वर्ष। तो डेफिनेटली 2025 में नए राज्य निर्वाचन आयुक्त का निर्वाचन हुआ होगा, जिसको हम करंट अफेयर की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतने याद रखना कि ये सभी लोग क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके हैं? 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। उसके बाद कितनी बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार? तो अभी तक 6 बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, और जो लेटेस्ट चुनाव हुए थे वो हुए थे जून जुलाई 2022 में, 6वें नंबर के जो चुनाव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से किस समिति की सिफारिश में पंचायती व्यवस्था द्विस्तरीय थी? तो देखो, पंचायतों की स्थापना करने से पहले कई सारी कमेटी बनाई गई थी, और अलग अलग कमेटी ने अलग अलग स्तर, अलग अलग सिफारिशें दी थी। कोई कमेटी ये सिफारिश देती थी कि 2 लेवल होने चाहिए पंचायतों के, कोई कमेटी ये सिफारिश देती थी कि 3 लेवल होने चाहिए, किसी ने कहा 4 लेवल होने चाहिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 में से वो कौन सी कमेटी थी जिसने द्विस्तरीय पंचायतों की स्थापना की बात की थी? तो अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति या GV के राय समिति? तो देखो, समिति को हटा दो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अशोक मेहता समिति, इसमें कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, एक अशोक एक मेहता। तो इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता, इसमें 3 शब्द हैं, तो इन्होंने 3 स्तरीय पंचायतों की बात की थी। LM सिंघवी, इन्होंने भी 3 स्तरीय पंचायतों की बात की थी, ठीक है। GV के राव, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायतों की बात की थी। ये इनका जो नाम है उसमें जितने अक्षर हैं उसी से आप देख सकते हैं कि जिसके नाम में जितने अक्षर हैं उन्होंने उतने ही स्तर पंचायत में बनाए जाने की रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायतों की बात कही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली कौन सी समिति थी? मैंने आपको बताया कि पंचायतों की स्थापना करने से पहले गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमेटीज़ बनाई हैं, और इन कमेटी से कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए कि हम किस तरीके से पंचायतों की स्थापना करें, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या कितना टाइम में चुनाव होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्टिसिपेट करना चाहिए चुनाव में कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से विषय पंचायतों को दिए जाने चाहिए। इन सारे विषयों पर रिपोर्ट देने के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई हैं। तो कुछ कमेटी, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी कमेटी है जिसने ये सिफारिश की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जो कि अभी दिया गया है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये सिफारिश किसने की थी? तो ये सिफारिश की थी LM सिंघवी समिति ने, कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि LM सिंघवी समिति जो है वो 1986 में बनाई गई थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बनाए जाने की सिफारिश की थी। स्थानीय सुशासन को संविधान में एक नया अध्याय जोड़कर, ठीक है, बेसिक जानकारी और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। हुआ क्या था कि 1952 में जो है वो एक कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसको बोलते हैं CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था मुख्य रूप से गाँव का विकास करना, गाँव का डेवलपमेंट करना, किसानों का विकास करना, ठीक है। लेकिन ये CDP कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू हुआ, और 3, 4, 5 साल बाद ये दिखने लगा क्लियरली कि ये जो कार्यक्रम है ये फेल हो रहा है। तो इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए कि ये कार्यक्रम कितना सक्सेसफुल हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर क्या कमियां थी, उन कमियों को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर सिफारिश देने के लिए, इस पर रिपोर्ट देने के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय कमेटी जो थी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ये 1957 में बनाई गई थी, और इसका काम था CDP को इवेल्युएट करना और उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए सिफारिशें देना। तो इन्होंने ये देखा और उन्होंने कहा कि CDP कार्यक्रम में बहुत सारी कमियां हैं। इस CDP कार्यक्रम के तहत सरकार ने जो सहायता प्रदान की है किसानों को, जो गाँवों को, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है। और इसी में इन्होंने सिफारिश की थी कि हमें पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना होने के बाद जो लोकल पार्टिसिपेशन है पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस में, वो बढ़ेगा,
गवर्नमेंट के द्वारा जो भी, सरकार के द्वारा जो भी सहायता जनता को पहुंचाई जाती है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगी और उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इन्होंने कहा था कि सीडीपी कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं रहा है और इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसकी कमियों को दूर करने के लिए हमें पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करनी होगी। तो ये थी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति की और ये था उसका बैकग्राउंड। ये 1957 की है कमेटी, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो मध्य प्रदेश ने अपना पंचायती राज अधिनियम 1956 में नहीं, 1959 में नहीं, 1962 में पारित किया था। लेकिन ये जो अधिनियम है ये पारित हो जाने के बावजूद भारत चीन युद्ध की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद पहली बार 1962 में मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए अधिनियम पारित किया और ये अधिनियम पारित होने के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि भारत चीन युद्ध हुआ था। तो फिर अगली बार इसको 1981 में लेकर के आए थे और तब ये अधिनियम पारित हुआ था। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद पहली बार कब पंचायतों की स्थापना की गई, 1981 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। हाँ, और ये जो मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन 1957 में किया गया था, इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने काशी प्रसाद पांडे समिति का भी गठन किया गया था 1957 में। और वही सेम काम काशी प्रसाद पांडे समिति का भी था कि आपको इवेल्युएट करना है कि कैसे हम गाँव का विकास कर सकते हैं, किसानों का विकास कर सकते हैं, क्या हमें पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर रिपोर्ट देने के लिए काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन किया गया था। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई समिति थी और इस समिति के द्वारा लगभग वही रिपोर्ट्स दी गई, वही सिफारिशें दी गई जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 15 सदस्यीय समिति थी। पहली बात, मध्य प्रदेश सरकार ने इसका गठन किया था और इसके हेड थे काशी प्रसाद और इसका ईयर था 1957। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना। और इसी काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश पर ही 1962 का जो पंचायतों को इम्प्लीमेंट करने का एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जो बिल लाया गया था, वो इसी पर आधारित था, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए लाया गया था? अभी मैंने आपको बताया काशी प्रसाद पांडे समिति, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो देखो 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार के द्वारा लाए गए थे 1994 में और 1992 में, ठीक है। और ये जो पंचायती राज अधिनियम यानी जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये एक्चुअल में सरकार ने कब इम्प्लीमेंट किया? 24 अप्रैल 1953 को ये फाइनल हो गया था, ठीक है, 1993। तो 1992 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको 74वां 73वां संविधान संशोधन के साथ कभी कभी 1992 का ईयर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके माध्यम से हम पंचायतों की स्थापना कर रहे थे, ये एक्चुअल में आपका पूर्ण रूप से कब फाइनलाइज हो गया? 24 अप्रैल 1993 को ये संविधान संशोधन पूरी तरीके से लागू हो गया और सरकार ने ये कहा, केंद्र सरकार ने, कि 1 साल के अंदर अंदर सभी राज्यों को अपने यहाँ पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करनी होगी, ठीक है। तो अब 1 साल के अंदर का मतलब है 24 अप्रैल 1993 में तो ये कहा था, यानी कि 24 अप्रैल 1994 तक सभी राज्यों को अपने यहाँ पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करनी थी, ठीक है। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ कब पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला बिल पारित किया? तो 29 दिसंबर 1993 को विधानसभा में ये बिल पेश किया गया। 30 दिसंबर 1993 को ये बिल विधानसभा से पारित हो गया और 25 जनवरी 1994 को ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, गवर्नर के साइन हो गए और ये लागू हुआ। तो लागू कब हुआ? 25 जनवरी 1994 को। पेश कब किया गया? 29 दिसंबर। और पारित कब हुआ? 30 दिसंबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ? तो पारित हुआ 30 दिसंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक किस तारीख से लागू हुआ? तो 25 जनवरी 1994 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएं? देखो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये 3 हमारे पास नगरीय निकाय होते हैं मुख्य रूप से। तो अब सवाल ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 99 नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, 99 या 98, एक सेकंड,
मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? 98 है। नगर निगम कितने हैं? 17। भिंड अभी 17वां नगर निगम बना है। और नगर पालिकाएं कितनी हैं? 98, है ना? आई थिंक 98 ही है, हाँ। नगर पालिकाएं 98 है और नगर निगम 17 है। ठीक है, ये रहा, कुल नगर निगम 17 है। और ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायत यहाँ पे क्यों दे रखा है? ग्राम पंचायत बाद में देखें। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों अलग देखना है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत अलग देखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 98। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ऑफकोर्स 17 नगर निगम है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भिंड अभी 17वां नगर निगम बना है 2023 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 23,922 ग्राम पंचायतें हैं। जनपद पंचायतें कितनी हैं? 313। और जिला पंचायतें कितनी हैं? 52। अभी 3 नए जिले बने हैं 2023 में। ठीक है, पांडोड़ा, मैहर और मऊगंज। लेकिन हमारे पास जो पंचायत के चुनाव हुए थे वो 2022 में ही हो गए थे, इसलिए इन राज्यों में अभी पंचायत के चुनाव नहीं हुए। इन राज्यों में नहीं, इन जिलों में। ठीक है, तो इसलिए अभी तक इन जिलों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, न जनपद पंचायत, न जिला पंचायत, न ग्राम पंचायत। तो इसीलिए अभी हम जिला पंचायतें कितनी मान करके चल रहे हैं? 52। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में 50 जिला पंचायतें हैं और 313 जनपद पंचायतें हैं। मध्य प्रदेश में 51 जिला पंचायतें हैं, 313 जनपद पंचायतें हैं। 51 जिला पंचायतें हैं, तो देखो 51 जिला पंचायतें नहीं है ना, 50 जिला पंचायतें हैं। हमारे यहाँ 55 जिला पंचायतें। हम अभी इससे पहले कितनी थी? 52 जिला पंचायतें थी। अभी 3 नए जिले बने हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 55 जिला पंचायतें हैं। लेकिन 50, 51, 51 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में देखोगे तो सबसे ज़्यादा करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको 55 ही दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कमला बुआ किस क्षेत्र से महापौर चुनी गई? तो देखो, जो नगरीय निकाय होते हैं वो 3 स्तर के होते हैं। एक नगर पालिका होती है, ठीक है, एक नगर पालिका होती है, एक नगर निगम होता है और एक नगर पंचायत होती है। तो जो नगर निगम होता है इसका जो अध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है महापौर। तो भारत में पहली किन्नर महापौर कटनी जिले में 2000 में बनी थी। 2000 में कटनी जिले की महापौर बनने वाली देश की पहली किन्नर, जिनका नाम है कमला जान। कमला जान। और 2009 में सागर जिले की पहली किन्नर महापौर बनने वाली, तो सागर की किन्नर महापौर कौन बनी थी? कमला बुआ। तो कमला बुआ और कमला जान में कंफ्यूज मत होना। कमला जान जो है वो भारत की पहली किन्नर महापौर हैं, जो कटनी जिले की महापौर थी, जो 2000 में बनी थी। दोनों मध्य प्रदेश से हैं, कमला जान भी, कमला बुआ भी। 2009 में सागर जिले की किन्नर महापौर बनी कौन? कमला बुआ। तो ये दोनों याद रखना, कमला जान और कमला बुआ। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद पूरे देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अगर देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने संविधान संशोधन के बाद अपने आप पंचायतों और नगर पालिकाओं की सबसे पहले स्थापना की, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव भी सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही करवाए होंगे। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जनपद पंचायत का क्षेत्र कहाँ पे होता है? 5 गांव पे एक जनपद पंचायत होती है, विकास खंड में एक जनपद पंचायत होती है, प्रत्येक जिले में एक जनपद पंचायत होती है, प्रत्येक गांव में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक विकास खंड में एक जनपद पंचायत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था उसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो संविधान संशोधन के तहत तो 33% आरक्षण था, लेकिन मध्य प्रदेश ने उसको बढ़ा करके 50% कर दिया है।
और ऐसा करने वाला पहला राज्य देश का बिहार था, जिसने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था ग्राम पंचायत में। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो देखो, अगर ग्राम पंचायत घोषित करना है तो न्यूनतम जनसंख्या 1000 है। अगर जनपद पंचायत घोषित करना है तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 है। और अगर जिला पंचायत घोषित करना है तो न्यूनतम जनसंख्या 50,000 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 74वां भारतीय संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती क्षेत्र से, ग्राम सभा के गठन से, सरपंच के चुनाव से या नगरीय प्रशासन? तो ये नगरीय प्रशासन से है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था 9A। एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी 12। इसमें टोटल कितने भाग हैं? 18। और आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 तक आपको नगरीय प्रशासन से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज में कितने विषय शामिल हैं? तो पंचायती राज में 29 विषय शामिल हैं, लेकिन नगरीय प्रशासन में 18 विषय शामिल हैं, ये याद रखना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ग्राम सरपंच चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि किसी व्यक्ति को अगर सरपंच बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ग्राम सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। अब आयु से संबंधित प्रश्न आया है तो देख लेते हैं। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर, जनपद अध्यक्ष या जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का सदस्य और इन सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। ठीक है। अगर कोई नगरीय निकाय में अगर कोई सदस्य बनना चाहता है, किसी भी नगरीय निकाय पे, 3 नगरीय निकाय होते हैं, एक नगर निगम होता है, एक नगर पालिका होती है, एक नगर पंचायत होती है। तो तीनों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नगर पालिका का प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नगर पंचायत का प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। लेकिन जो नगर निगम होता है जिसका प्रमुख महापौर होता है, महापौर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बस महापौर की 25 वर्ष है। बाकी किसी भी स्थानीय संस्था में किसी भी राजनीतिक पद पर जाने के लिए, किसी भी सार्वजनिक पद पर जाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। ये देखो, मुख्यमंत्री की वजह यहाँ पे एमएलए लिखना ज़्यादा सही रहेगा। एमएलए बनने के लिए 25 आयु होनी चाहिए। एमपी बनने के लिए भी 25 होनी चाहिए। हाँ, वो विधायक या मुख्यमंत्री। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। एमपी अगर आप राज्यसभा के बन रहे हो तो 25 वर्ष, और अगर आप लोकसभा के अगर एमपी बन रहे हो तो 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा के एमपी बन रहे हो तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है। सरपंच उप सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष और महापौर बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो चाहे आप एमएलए बने, चाहे लोकसभा के एमपी बने और चाहे महापौर बने, इन तीनों के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है? जो विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है। विधानसभा यानी कि एमएलए, विधायक का चुनाव, चाचा विधायक हैं वही वाले विधायक। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जो वार्ड मेंबर्स होते हैं वो अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच चुन लेते हैं। ठीक है। तो जो उप सरपंच का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। उसके बाद जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो मेयर होता है जिसकी आयु 25 वर्ष होती है उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से ग्राम न्यायालय को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में टोटल 89 ग्राम न्यायालय हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, या दोनों ही गलत है? तो इसका केवल दो सही है। मध्य प्रदेश में टोटल 89 ग्राम न्यायालय हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से ग्राम न्यायालय की शुरुआत नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत, यानी कि एक्ट के तहत नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत सबसे पहले नीमच जिले के झातला में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है।
लेकिन एक्ट बना करके प्रॉपर तरीके से वैधानिक ग्राम न्यायालय की स्थापना बैरसिया भोपाल में सबसे पहले की गई थी। तो इंदौर जिले में जो है वो मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय तो नहीं ही खोला गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित स्थानीय निकायों को अपने पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। यानी कि पहले क्या था, पहले नगर पंचायत आती है, फिर नगर निगम, फिर नगर पालिका। नहीं, पहले नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये होता है स्ट्रक्चर। पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तर पे काम करती हैं। ग्राम पंचायत जो गांव के स्तर पे होती है, जनपद पंचायत जो विकास खंड के स्तर पर होती है, जिला पंचायत जो जिले के स्तर पर होती है। इसी प्रकार से जो नगरीय निकाय हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। एक नगर पंचायत जो सबसे छोटी होती है, ठीक है। ऐसे शहर या ऐसे कस्बे, शहर नहीं बल्कि ऐसे कस्बे जो गांव से शहर की ओर अग्रसर है। किस तरह से अग्रसर है, विकास की प्रक्रिया में। जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी फंक्शनिंग, जिनका विकास जो है ना, वो पूरी तरीके से गांव भी नहीं है, वो पूरी तरीके से शहर भी नहीं है, वो संक्रमणकालीन क्षेत्र में आते हैं। संक्रमणशील जो क्षेत्र होता है उसको नगर पंचायत कहते हैं। जो छोटे शहर होते हैं उनको नगर पालिका कहते हैं, और जो बड़े शहर होते हैं उनको नगर निगम कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे नगर निगम की संरचना की जाती है, नगर निगम कहते नहीं, वहाँ पे नगर निगम का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है, तो जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है। और मध्य प्रदेश का पहला नगर पालिका कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला नगर पालिका है दतिया, और पहला नगर निगम कौन सा है, जबलपुर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ग्राम पंचायत राज्य निदेशालय की स्थापना क्यों की गई है। ग्राम पंचायत राज निदेशालय की स्थापना पंचायती संस्था को सशक्त बनाने के लिए, पंचायती राज संस्थानों को स्वतंत्र बनाने के लिए, पंचायती राज संस्थान पर अधिक नियंत्रण लगाने के लिए, पंचायती राज द्वारा कर लगाए जाने हेतु। तो देखो, पंचायतें स्वतंत्र तो हैं ही, उसके बाद पंचायतों पर नियंत्रण लगाने का तो कोई औचित्य नहीं है। पंचायत द्वारा कर लगाया जाना ये पंचायत ही तय करती है। तो ये जो निदेशालय है, डायरेक्टोरेट है, इसकी स्थापना की गई है पंचायती राज संस्थाओं की प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए, उनको मजबूत और एम्पावर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 243 ए से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक ग्राम पंचायतों की जानकारी है। ग्राम पंचायत की नहीं, पंचायती राज की। तो ग्राम सभा की जानकारी, ग्राम सभा के गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 ए में है। सबसे पहले ग्राम सभा से ही शुरुआत होती है पंचायती राज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अनुसार सही पंचायत का मिलान करें। अच्छा देखो, ग्राम पंचायत के लिए आपकी 1000 जनसंख्या होनी चाहिए, जनपद पंचायत के लिए 5000 होनी चाहिए, और जिला पंचायत के लिए 50,000 होनी चाहिए। तो ये इसका ये मिलान हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, ये इसका ये होगा और इसका ये होगा। ठीक है, ये तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। नहीं समझे, चलो एक बार मैं कर दूं, नहीं तो आप बोलोगे कि इतना आलसी व्यक्ति कौन होता है जो क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस भी नहीं बता। देखो, ग्राम पंचायत 1000 तो दूसरा। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आता है तो फिर उसके पीछे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनपद पंचायत 5000 5000 का इसमें तीसरे में है ना, और सी वाला तो दूसरा हो ही जाएगा ना। तो ए का दूसरा, ये कहाँ गया, ये रहा, ए का दूसरा ये रहा, सिर्फ इसी में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन दे रखे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, सारे सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका, इस सारे हमने देखे थे कौन कैसे निर्वाचित होता है। पंचायती राज में 50% महिलाओं की लिए सीटें आरक्षित हैं। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। तो देखो, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि जो सरपंच होता है उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर पहला भी सही है कि जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष ही होता है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, बात ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग
नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो किस आर्टिकल में राज्य नगरीय निकायों का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से संबंधित प्रावधान है? तो वो है आपका आर्टिकल 243 के। इसमें दिया है चुनाव से संबंधित सारी चीजें। एक सेकंड रुको ना, नगरीय निकाय नहीं आएगा, गलत दे रखा है, पंचायत आएगी। क्योंकि 243 ए से लेकर के 243 ओ तक तो आपकी पंचायती पंचायत है, तो यहाँ पे नगरीय निकाय कैसे आ सकता है? ठीक है, तो 243 के क्या कहता है कि पंचायत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की। ये सारे आर्टिकल दे रखे हैं, एक बार हम देख लेते हैं। 243 ए में ग्राम सभा की जानकारी दे रखी है, उसकी डेफिनेशन और वो सारी चीज़ें। आर्टिकल 243 बी में जो पंचायत है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर पता है? ग्राम सभा का मतलब होता है उस गांव के सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से अधिक है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सारे लोग मिलकर के बनाते हैं ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत जो होती है उसमें आता है आपका सरपंच, उसमें आता है आपका उप सरपंच, उसमें आता है आपका सेक्रेटरी, और उसमें आते हैं आपके वार्ड मेंबर, मान लो आप। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग मिलकर के बनाते हैं ग्राम पंचायत। तो जिस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका में अंतर होता है, पूरी की पूरी संसद क्या कहलाती है? ग्राम सभा। और जो सरकार होती है वो होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा का ही एक छोटा अंग मान सकते हो, उसका ही एक सबसेट मान सकते हो। आर्टिकल 243 सी क्या कहता है कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी? 243 डी कहता है कि वहाँ पे पंचायतों में आरक्षण किसको कितना मिलेगा? SC ST और महिलाओं को। 243 ई कहता है कि पंचायतों की अवधि कितनी होगी? 243 जी कहता है कि पंचायत के पास शक्तियां और उत्तरदायित्व क्या होंगे? 243 आई कहता है वित्त आयोग का गठन, और 243 के कहता है पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नगर पंचायत के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, नगर पंचायत के अंतर्गत 18 विषय आते हैं। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 है, तो ऐसे करके आप याद रख लेना। विराट कोहली कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। अब तो वो दुनिया के सबसे फेमस शहर लंदन में रह रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी कि अभी हमने देखा था आर्टिकल 243 डी में भी आरक्षण है, लेकिन वो पंचायती आरक्षण है, पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है। नगरीय निकाय जो है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, उसमें भी आरक्षण है। वो आरक्षण किस आर्टिकल में है? तो वो है आपके 243 टी में। ठीक है, तो 243 टी के तहत वो आरक्षण दिया गया है। ये सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं, आप एक बार इनको देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंदौर नगर पालिका निगम किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1956 में जब मध्य प्रदेश बना ना, उसी ईयर में इंदौर नगर पालिका निगम की स्थापना भी की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि अप्रैल में किस दिनांक को विकास दिवस आयोजित किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। विकास दिवस अप्रैल के किस डेट को, एक सेकंड, अप्रैल की किस डेट को विकास दिवस आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल। ठीक है, अब ये रहे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख दिवस, ये याद कर लो। विकास दिवस जो है ना वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। ठीक है, और नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। शहरी निकाय या नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है, लेकिन ग्रामीण निकाय दिवस नहीं मनाया जाता, ये याद रखना। ठीक है, तो नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश बना, और 2 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? नगरीय निकाय दिवस। लेकिन विकास दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद ये लोक सेवा दिवस, बेटी बचाओ, भाषा दिवस, ये सारे आप देख लेना एक बार। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस इंपॉर्टेंट है, 24 मई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने देखा 2 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि नगर निगम बनने के लिए शहरी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अब देखो, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है, तो नगर पंचायत बनने के लिए जनसंख्या जो है वो 50,000 होनी चाहिए।
नगर पालिका बनने के लिए जनसंख्या 50,000 से लेकर के 3 लाख तक होनी चाहिए और नगर निगम बनने के लिए जनसंख्या 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नगर निगम बनने के लिए, तो नगर निगम बनने के लिए कम से कम जनसंख्या 3 लाख होनी चाहिए, 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव, मध्य प्रदेश में जो पंचायत सचिव होता है उसकी भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम जो है वो 2011 में, नियम 2011 कब प्रभावशील किया गया, यानी कि 2011 में मध्य प्रदेश के सचिव की भर्ती और सेवा से संबंधित जो नियम बनाए गए थे उनको कब इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं 23 मार्च 2011 को, सचिव की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित। सचिव कौन? वही अभिषेक जी जो है ना, फुलेरा वाले सचिव, कैट नहीं निकल रहा है जिनका, वही सचिव जो हैं उनकी भर्ती और उनकी सेवा से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं वो कब इम्प्लीमेंट हुए? 23 मार्च 2011 को। पंचायत सचिव संवर्ग को जिला स्तरीय कैडर का दर्जा किस सन में प्रभावशील किया गया? तो जो पंचायत सचिव संवर्ग है उसको जिला स्तरीय कैडर का दर्जा कब दिया गया? ये भी 2011 में ही दिया गया। 2011 में उसको उसकी भर्ती, उसकी सेवा शर्तें और 2011 में ही उसको जिला स्तरीय कैडर भी दिया गया। ठीक है, ग्राम सभा को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? 243A में परिभाषित किया गया, अभी हम देख के आए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का जो पंचायत विभाग है उसके द्वारा पंचायिका नाम की एक मैगजीन निकाली जा रही है, पंचायिका नाम की मंथली मैगजीन निकाली जा रही है 1997 से। ठीक है, 1997 से। मध्य प्रदेश में वर्ष में कितनी ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्ष में 4 ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं। एक जनवरी में होती है, एक अप्रैल में होती है, एक जुलाई में होती है और एक अक्टूबर में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 4 ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ग्राम सभा की बैठक सामान्यतः किस महीने में नहीं होती है? तो ग्राम सभा की जो बैठक है वो जनवरी में होती है, अप्रैल में होती है, अक्टूबर में होती है, लेकिन सितंबर में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत कर्मियों का पदनाम ग्राम पंचायत सचिव कब परिवर्तित किया गया? यानी कि ग्राम पंचायत में कार्य करने वाले जो कर्मी हैं उनका नाम ग्राम पंचायत सचिव कब रखा गया? यानी कि जो सचिव हैं अभिषेक जी हैं उनका नाम सचिव कब रखा गया? इसको ग्राम पंचायत सचिव कब से कहना प्रारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2008। 2008 से जो सचिव है उसको सचिव कहा जा रहा है। सचिव जो पद है उस पद का जो नाम सचिव है वो सचिव नाम 2008 से पड़ा है और उसकी भर्ती और सेवा से संबंधित जो नियम है वो कब लागू हुए थे? 23 मार्च 2011 से। ठीक है, उसको जिला स्तर का कैडर कब से मिला था? 2011 से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसके साथ ही आपका आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं स्थानीय स्वशासन से संबंधित। हालांकि अभी हमने सिर्फ इसमें 40 से 50 क्वेश्चन लिए हैं, 50 से 55 क्वेश्चन हैं, अभी कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बाकी हैं। और जैसे ये क्वेश्चन थे अगले क्वेश्चन इनसे भी बेटर और इनसे भी अच्छे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप इन क्वेश्चंस को बना पाए होंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक्चुअल में रिवीजन हुआ होगा। क्योंकि एमसीक्यू लगाने का मेन पर्पस होता है अपनी थ्योरी को चेक करना कि थ्योरी कितनी हमारी स्ट्रांग है और कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आई होप कि आपका वो पर्पस फुलफिल हुआ होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसके जो बचे हुए 50-60 क्वेश्चन हैं उनको और सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाएंगे नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।